हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी इन्फो कंटेंट लोडेड, क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपर कॉपी एनालिसिस। एज कमेंटेड बाय वन ऑफ यू कि वी शुड स्टार्ट टॉपर कॉपी एनालिसिस ऑन रेगुलर बेसिस। सो इफ़ यू ऑल वांट that we should start this practice on regular basis, then please do comment in the comment box. Also, if you are new to our channel, then please don't forget to subscribe and hit the bell icon, because उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। साथ ही साथ न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको भी जल्द से जल्द मिल जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और अपने जो भी फीडबैक्स है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। Also, I would like to clear one thing, that if you want that we should start this type of series on live streaming, then I would like to tell you that for that purpose we need a certain amount of subscribers. So please do help out with it so that we can start live streaming basis and live chat basis to clear your doubts. So subscribe जल्दी से जल्दी करें वीडियो को, ताकि we could reach that minimum qualification for that live streaming purpose, and we could start our live discussions and doubt clearing. So without any further delay, let's get started. तो ये जो कॉपी है आज की, ये है रैंक AIR1 आदित्य श्रीवास्तव सर की। सो टुडे आई विल कीप द वीडियो शॉर्ट, बिकॉज मैं अभी थोड़ा इंट्रोड्यूस टाइप का आपको करवाना चाहूँगी। टॉपर कॉपी एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे वी हैव टू look at the answers, how the toppers are thinking, how they are writing and framing answers, and structure of the content and all that stuff. So वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड तक मैं आपको एक रिवॉर्ड देते जाऊंगी। सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो। अगर आप वीडियो को पूरी तरह देखोगे तभी आपको इंटरलिंकेज बनेगी टॉपिक की या फिर एनालाइज करने की। सो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। एंड में मैं आपको सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ, जो आपको कोई भी आंसर आप राइट करोगे, लिखोगे, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो टॉपर कॉपी मुझे मिली है, ये जो विजन का अभ्यास मेंस प्रोग्राम होता है, उसके अंडर ये कॉपी मुझे मिली है। ये जनरल स्टडीज़ पेपर 2 की कॉपी है, एज यू कैन सी। और ये कॉपी अनचेक्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि इवैल्यूएशन इंडिकेटर्स क्या होते हैं। दी इवैल्यूएटर्स वांट यू टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट बेसिस ऑन द कॉन्टेक्स्ट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें पूछी जाती हैं, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट कॉन्टेक्स्ट कि किस क्वेश्चन में कौन से कॉन्टेक्स्ट के पर्पस से क्वेश्चन पूछा गया है, और उसमें क्वेश्चन की कितनी सारी डिमांड है, और आपको क्वेश्चंस के कितने सारे डिमांड को एड्रेस करना है। तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन। देन कंटेंट कम्पिटेंस, आपके आंसर का कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि भले ही आप जनरल कंटेंट दे रहे हो, जेनेरिक कंटेंट दे रहे हो, बट यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर इन सच अ वे कि आपका जो कंटेंट है दैट शुड लुक लाइक दैट यू हैव गुड आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर इशू। सो आपके जो टॉपिक के बेसिस पे आपकी जो कॉन्सेप्ट बिल्ड हुई है, वो कंटेंट आपका बहुत अच्छा वहाँ पे दिखना चाहिए, भले ही वो जेनेरिक कंटेंट हो। देन लैंग्वेज कम्पिटेंस, लैंग्वेज यू हैव टू, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज नहीं लिखनी है, बट यू हैव टू हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर एंड ऑल, ओनली दैट बेसिक लेवल, इंग्लिश और हिंदी, वॉट एवर मीडियम यू आर राइटिंग इन। देन अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो इट विल बी ओके इफ़ यू विल राइट इन नॉर्मल इंग्लिश, बट इट शुड बी एक्सप्रेसिव और रिप्रेजेंटेबल। देन इंट्रोडक्शन कम्पिटेंस, किसी भी आंसर को सबसे पहले जज किया जाता है इंट्रोडक्शन के बेसिस पे कि आपका इंट्रोडक्शन कितना अच्छा है, कितना अट्रैक्टिव है, और उसमें आपके इंट्रोडक्शन से आपकी नॉलेज रिफ्लेक्ट होती है। तो इंट्रोडक्शन में क्या सीक्रेट चीज़ आपको लेकर आना है, ये भी मैं आपको यहाँ बताऊँगी। देन बात आती है स्ट्रक्चर की, आप कैसे आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो। तो प्रेजेंटेशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि प्रेजेंटेशन में हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो आंसर होता है उसमें कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट आंसर इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन, आंसर हैव देन बॉडी पार्ट एंड देन कंक्लूजन, बट
बॉडी में हमें क्या करना है, हमें क्या क्या लिखना है, तो हम वो पता करेंगे कि जो क्वेश्चन है उसमें हमें जो कॉन्टेक्स्ट पूछा गया है और हमसे जो डिमांड पूछी गई है वो हम कितने सारे कॉन्टेक्स्ट को कवर कर रहे हैं और कितनी डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं बॉडी पार्ट में। तो इंट्रोडक्शन के लिए भी मैं आपको टिप दूंगी, बॉडी पार्ट के लिए भी मैं आपको टिप दूंगी। उसके बाद हम कंक्लूजन को कैसे इम्प्रूव करें, तो इसके लिए भी मैं आपको आगे एक टिप देने वाली हूँ, जो आप वीडियो को एंड तक देखोगे तभी आप समझ पाओगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये जैसे कि GS2 का पेपर है, तो इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आपको क्वेश्चन समझने के लिए, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए आपको क्वेश्चन को एटलीस्ट 3 रीडिंग करनी है। अगर आप बिगनर हो तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो फिर यू कैन डेवलप दी स्किल्स विद इन यू, कि आपको कोई भी क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले 3 रीडिंग देनी है क्वेश्चन को। जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा हो, या क्वेश्चन में क्या डिमांड पूछी गई हो ये आपको एड्रेस करना नहीं आ रहा हो, देन ऑल्सो यू कैन रेफर टू द हिंदी ट्रांसलेशन और हिंदी वर्जन ऑफ दैट क्वेश्चन, because our ultimate aim is to understand the question and present our answer in the best way possible. So here the question is, with suitable examples discuss how environmental pressure groups enhance public participation and responsiveness with regard to environmental policies in India. And this question is about 10 marks. As you can see, we have to write our answer in 150 words. तो सबसे पहले when you will read the question, you have to highlight keywords in the question. What is the main context? जैसे यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताया था कि सबसे पहले बात आती है कि क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को समझने की। तो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट किस बेसिस पे यहाँ पर पूछा गया है, दैट इज एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स। क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स है। देन क्या आता है हमारे पास कि डिमांड क्या है। कॉन्टेक्स्ट हमने देख लिया, अब हम देखेंगे डिमांड। सबसे पहला होगा, फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्टेक्स्ट, देन सेकेंड पॉइंट विच वी विल एड्रेस इज डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में कितने डिमांड हैं। आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन के 2 डिमांड है, कि यहाँ पे द क्वेश्चन इज ऑन इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स। तो सबसे पहले पार्ट बॉडी में, आई एम टेलिंग अबाउट बॉडी पार्ट, सो सबसे पहले आपको बॉडी पार्ट में डिस्कस करना है इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स को लेकर। एंड उसके बाद जो दूसरी डिमांड आती है क्वेश्चन की, वो ये है कि फर्स्ट इज डिस्कस हाउ इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स इनहेंस पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस। यहाँ तक जो है आपका जो डिमांड 1 है, दिस इज डिमांड 1 ऑफ द क्वेश्चन। विद रिगार्ड टू इन्वायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया, अब किस बेसिस पे, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया। तो ये कॉन्टेक्स्ट 2 है, डिमांड 2 है, और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो कीवर्ड आपको यहाँ पर देखना है वो ये है कि इनहैंस। अगर यहाँ पे इनहैंस वर्ड यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जो ये इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं इंडिया में, उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, तभी हमें इन्हांस करने की बात पूछी गई है। इन्हांस यहाँ पर ये बताता है कि जो भी हमें क्वेश्चन पूछा गया है इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स को लेकर और इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को लेकर, तो उसमें इन्हांस करने की बात की गई है। तो इन्हांस करने की बात की गई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस है जिसके वजह से हमें इन्हांस की बात पूछी जा रही है। तो हम सेकंड जो हमारा जो डायमेंशन होगा वो होगा इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना, और फर्स्ट डायमेंशन होगा कि हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। माइंड दैट यहाँ सूटेबल एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल्स हम हर क्वेश्चन के आंसर राइटिंग टाइम हम एग्जाम्पल तो देंगे ही देंगे। तो ये डिमांड 1 हो गई कि आपको पहले डिस्कस करना है, और डिमांड 2 है कि आपको चैलेंजेस को एड्रेस करना है। नाउ लेट्स कम टू द आंसर। तो आप देख सकते हो आदित्य श्रीवास्तव सर ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या किया है, ही हैज़ डिफाइंड द टॉपिक। He has defined the topic in very generic manner.
कि pressure groups are a group of organized people formed while exercising rights under Article 19 clause 1 subclause B. तो the first tip number 1 is that कि whenever you are writing GS2 आंसर, आपको उसमें क्या इंक्लूड करना है, आपको उसके इंट्रोडक्शन में, अगर आपको अवेयर हो आप, तो आप आर्टिकल्स इंक्लूड करो, आप उसमें जजमेंट्स इंक्लूड करो इंट्रोडक्शन में, आप उसमें केसेस इंक्लूड कर सकते हो इंट्रोडक्शन में. यू कैन इंक्लूड सम कमीशन रिलेटेड टू दैट और सम कमिटी रिलेटेड टू दैट. एंड इफ़ यू हैव हिस्टोरिकल बेसिस फॉर दैट एक्ट, तो आप उसमें हिस्टोरिकल एक्ट भी इंक्लूड कर सकते हो. सो whenever you will write GS2 आंसर, तो GS2 के इंट्रोडक्शन में you have to mention article और judgment और some case or some commission related to that or committee, or you can include historical act, because ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अगर आप इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करोगे तो द एग्जामिनर विल बी वेरी हैप्पी टू सी दैट यू हैव सम वास्ट नॉलेज अबाउट द टॉपिक. सो दिस इज टिप नंबर 1 फॉर GS2 आंसर राइटिंग, कि आपको इंट्रोडक्शन में ये सारे चीज़ को इंक्लूड करना ही होगा. अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो अभी, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्टडिंग अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर इन पॉलिटी, तो you have to prepare a ready-made introduction for that from now onwards, for every topic which you are studying, and for every topic which has note my words, that for every topic which you are studying and for every topic which has been asked in previous years or is being asked in test series nowadays or is in current affairs, so for all those topics you have to make ready-made introduction for that purpose. And for making a ready-made introduction you have to include all these points in your answers, be it article, be it any judgment, be it any case or committee or any commission related to that or any historical act, so that अगर आप ये सारे चीज़ को अभी से ही अपने ready-made introduction में include करने लगोगे, then by the time when you will be appearing in your mains, you have already revised and made your introduction so many times कि when you appear in exam you will able to recall all these points in the whole. So make sure to write introduction in such a manner so as to include all these points in your GS2 answer writing. Then अब बात आती है इंट्रोडक्शन की, बात हमने कर ली, इंट्रोडक्शन इज डन. देन बिफोर कमिंग टू बॉडी पार्ट, यहाँ से हमारी बॉडी पार्ट शुरू होती है. दिस इज आवर बॉडी पार्ट. सो बिफोर कमिंग टू बॉडी पार्ट, इफ़ यू हैव एनी फैक्ट रिलेटेड टू दैट पॉइंट, और इफ़ देर इज़ एनी सिग्निफिकेंस, और इफ़ देर इज़ एनी interlinkage with the topic which you can give through current affair or any connecting line, you can mention that line before body and make it in a box or encircle that point. For that matter you have to first write introduction. If there is no time you can obviously start from body directly, but if you have time you should draw any connecting line based on data fact or any significance related to topic or some interconnecting line between introduction and body. That should be of 1 or 2 line minimum, maximum for 1 or 2 line, and you can keep that point in the box or encircle that point. Then coming on to the body part, बॉडी पार्ट में सबसे पहले आप देख रहे हो कि सर ने यहाँ पे सबसे सारे पॉइंट्स को पॉइंट वाइज लिखा है, जैसे पॉइंट 1, एंड वेरी क्लियरली देयर इज़ नो कटिंग इन द आंसर, वेरी क्लियरली ही हैज़ मेंशन्ड ईच एंड एवरी पॉइंट इन अ पॉइंट वाइज मैनर. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी आंसर लिख रहे हो दैट शुड बी इन पॉइंट. सो ही हैज़ मेंशन्ड अबाउट इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, देन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, देन हाउ पीपल can generate more interest, then improve responsiveness, how responsiveness could be improved,
तो आपको एक और टिप यहाँ देना चाहूँगी मैं कि टिप नंबर 2 इज़ दैट यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स आप देख रहे हो क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस एक कीवर्ड है, यहाँ पर प्रेशर ग्रुप्स एक कीवर्ड है, यहाँ पर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ एक कीवर्ड है, यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन एक कीवर्ड है। मेक श्योर कि ये जो छोटे छोटे कीवर्ड्स आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, आपको आंसर में एज इट इज़ कहीं ना कहीं वो कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं। आपको जो भी कीवर्ड्स क्वेश्चन में दिए गए हैं, आपको आंसर में कहीं ज़रूरी है कि आपको वो कीवर्ड्स कहीं ना कहीं आपको आंसर में वो हाईलाइट करने हैं। जैसे कि यू कैन सी आदित्य श्रीवास्तव सर जो रैंक 1 उन्होंने लाया है 2023 के बैच में, तो ही हैज़ मेंशन्ड रिस्पॉन्सिवनेस और उसको बॉक्स में कर दिया है, क्योंकि ये कीवर्ड एज इट इज़ क्वेश्चन में पूछा हुआ है एंड यू हैव टू एड्रेस दैट कीवर्ड इन द आंसर ऑल्सो। आपको पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है ये कीवर्ड बन सकता है, तो आपको अंडरलाइन कर लेना। तो जो पॉसिबल कीवर्ड बन सकते हैं आपको उसको अंडरलाइन कर लेना है, और जो कीवर्ड क्वेश्चन में मेंशन है उसको कहीं ना कहीं आपको आंसर में रिफ्लेक्ट करना है। जैसे सर ने यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस को रिफ्लेक्ट किया और उसको बॉक्स में डाल दिया, और यू कैन इनसर्कल दैट ऑल्सो। यहाँ पे आप देखोगे कि आगे भी जो कीवर्ड्स हैं सर ने उसको हाईलाइट किया है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो क्वेश्चन में एज इट इज़ मेंशन्ड है। तो बॉडी लिखते टाइम सबसे पहले बात आती है कि आपको टिप 2 में सबसे पहले तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है। अब बात आती है सेकंड बात आती है बॉडी लिखते टाइम कीवर्ड्स। तो आपको कीवर्ड ज़रूर से ज़रूर लिखना है, और कीवर्ड्स जो आपके आंसर में है वो तो लिखोगे ही, आप उसको अंडरलाइन करोगे ही, पर जो कीवर्ड्स आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड हैं उन कीवर्ड्स को भी आप आंसर में लिखोगे, इसको अंडरलाइन करोगे और इस कीवर्ड को आप बॉक्स में डालोगे। ओके, तो पहली टिप आती है बॉडी लिखने के लिए पॉइंट वाइज, दूसरी टिप आती है कीवर्ड, तीसरी टिप आती है आप डिमांड एड्रेस करो क्वेश्चन की। तीसरी टिप है डिमांड। तो पहली डिमांड यहाँ पे बॉडी में ये है कि डिस्कस हाउ इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप एनहांस पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो इफ़ यू आर राइटिंग योर बॉडी पार्ट देन यू हैव टू फर्स्ट एड्रेस only by discussing that how environmental pressure groups will enhance public participation and responsiveness, कि कैसे जो हमारे environmental pressure groups हैं वो enhance करेंगे public participation and responsiveness। तो सबसे पहले पार्ट आपको बॉडी में ये करना है, ये डिमांड एड्रेस करनी है, और ये डिमांड को एड्रेस करते हुए आपको सारे पॉइंट्स को पॉइंट वाइज लिखना है और साथ ही साथ कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। अब बात आती है यहाँ पे डिमांड 2 की। तो यहाँ पे डिमांड 2 में आपने देखा है कि सर ने सब हेडिंग लिखी है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो भी आप सब हेडिंग लिखोगे, जो भी सब हेडिंग आप लिख रहे हो उसको भी आपको एनसर्कल करना है, ताकि एग्जामिनर को वो हाईलाइट होकर दिखे कि दिस इज़ द पार्ट वेयर यू आर चेंजिंग योर डिमांड ऑफ द आंसर एंड इट विल बी मोर अट्रैक्टिव फॉर द एग्जामिनी टू चेक योर कॉपी। तो आप देखोगे यहाँ भी उन्होंने पॉइंट वाइज मेंशन किया है हर एक पॉइंट्स को, और साथ ही साथ कीवर्ड्स भी हाईलाइट किए हैं। जैसे ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड उन्होंने हाईलाइट किया, ऑल दिस कीवर्ड शुड बी हाईलाइटेड। तो ये हमने देख लिया कि सारे बॉडी में सारे पॉइंट्स को पॉइंट वाइज लिखना है, कीवर्ड हाईलाइट करने हैं, कीवर्ड ऑफ द आंसर एंड कीवर्ड मेंशन इन द क्वेश्चन शुड बी एनसर्कल्ड। थर्ड पॉइंट हमने बात कर ली है कि डिमांड एड्रेस करने है क्वेश्चन में, कितनी डिमांड है और जितनी भी डिमांड है क्वेश्चन में उन सारे डिमांड्स को एड्रेस करना है। देन बात आती है कि आपको फॉर्मेट क्या होना चाहिए आंसर राइटिंग का। तो जैसे कि आप देख सकते हो उन्होंने यहाँ पर पहले पॉइंट लिखा है, देन ही हैज़ मेंशन्ड अबाउट एग्जाम्पल, यहाँ भी पॉइंट लिखा है, देन यहाँ भी उन्होंने एग्जाम्पल मेंशन किया है। ये थर्ड पॉइंट लिखा है, बट उन्होंने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल अगर वो रिकॉल नहीं कर पाए होंगे या फिर इस पॉइंट में किसी एग्जाम्पल पर्टिकुलर एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, तो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड मेंशन एग्जाम्पल इन ईच एंड एवरी पॉइंट, बट वॉट यू कैन डू इज़ विद ईच एंड एवरी पॉइंट
आफ्टर एंडिंग ईच एंड एवरी पॉइंट यू कैन मेंशन सम एग्जाम्पल और करंट अफेयर और डेटा फैक्ट रिलेटेड टू इट। यहाँ भी आप देख सकते हो कि दूसरे पॉइंट के एंडिंग में आपने या तो एग्जाम्पल देना है या फिर आपने यहाँ पर करंट अफेयर देने या कोई डेटा फैक्ट, तो ये वैल्यू एडिशन कहलाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो पॉइंट 4 में इन्होंने वैल्यू एडिशन के एग्जाम्पल देते हुए। वैसे ही सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन का जिसमें ये डिमांड 2 एड्रेस कर रहे हैं उसमें भी इन्होंने वैल्यू एडिशन किया है पॉइंट्स के एंडिंग में। तो हमारा जो टिप 2 में जो हमारा 4th पॉइंट आ जाता है वो है वैल्यू एडिशन का, वैल्यू एडिशन का। वैल्यू एडिशन में आप दे सकते हो, आप एग्जाम्पल दे सकते हो, आप वैल्यू एडिशन में कोई डेटा फैक्ट दे सकते हो, डेटा और फैक्ट। आप वैल्यू एडिशन में कोई भी आप चाहो तो करंट अफेयर से रिलेटेड कोई मैटर दे सकते हो, या फिर आप सिग्निफिकेंस भी बता सकते हो। नॉर्मली आप हाईलाइट करके सिग्निफिकेंस भी बता सकते हो। साथ ही साथ इसके बाद अगर जिस क्वेश्चन में इफ़ यू आर रिक्वायर्ड, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये रिक्वायर्ड होगा कि आप डायग्राम बनाओ, आप फ्लो चार्ट बनाओ, आप पाई चार्ट बनाओ, या आप माइंड मैप बनाओ, या फिर आप नॉर्मली मैप बनाओ, अगर इंडिया का मैप, स्टेट का मैप रिक्वायर्ड है तो ये आप स्ट्रक्चर में कर सकते हो। तो फर्स्ट point to be noted while writing your body part is that you have to write each and every point in point wise. Second point है कि आपको keywords mention करने हैं। keywords जो आंसर में आपके keywords पॉसिबल keywords हैं उसको तो आपने अंडरलाइन करना है, और वो keywords जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं आपको आंसर में ज़रूर से ज़रूर कहीं ना कहीं उसको रिफ्लेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे सर ने रिस्पॉन्सिवनेस को दिखाया है तो इसको आप इनसर्कल कर सकते हो। उसके बाद आपको डिमांड एड्रेस करना है। देन वैल्यू एडिशन आपको करना है हर पॉइंट के एंडिंग में। वैल्यू एडिशन में आप कर सकते हो विद एग्जाम्पल और विद डेटा फैक्ट, विद करेंट अफेयर इश्यूज और विद नॉर्मली जस्ट विद सिग्निफिकेंस। देन आपको क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर करते वक्त आप या तो डायग्राम बना सकते हो, आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, आप पाई चार्ट, माइंड मैप और मैप रिलेटेड टू मैप ऑफ द कंट्री or any state if it is needed in the question। तो बॉडी पार्ट हमने देख लिया। अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन में ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा था कि हम इसमें सॉल्यूशन दें, बिकॉज एज यू कैन सी, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कि यू हैव टू टेल अबाउट इनहैंस हाउ the public participation and responsiveness could be enhanced. So this question is demanding about way forward, about solution of particular issue. तो आपने यहाँ पे conclusion के पार्ट में आपको यहाँ पे way ahead देना है, और way ahead में भी आपको अगर यहाँ पर कुछ value addition दिख रहा है, आपको यहाँ पे कोई कीवर्ड दिख रहा है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर उसे हाईलाइट करना है। आप यहाँ पे कुछ डेटा भी दे सकते हो और साथ ही साथ आप वे अहेड में किसी कंट्री का एग्जाम्पल भी दे सकते हो। सो दिस, अब ये बात आती है कंक्लूजन की, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में हमें किस तरह का कंक्लूजन डिमांड किया जा रहा है, तो उस बेसिस पे वी विल राइट आवर कंक्लूजन। एंड इन कंक्लूजन ऑल्सो वी विल हाईलाइट आवर वैल्यू एडिशन पार्ट, वी विल हाईलाइट आवर कीवर्ड्स। तो अब जो वीडियो में लास्ट तक बने हुए हैं मैं उनको एक जिस्ट देना चाहूँगी कि आपकी जो आंसर राइटिंग कॉपी है उसका फॉर्मेट क्या होगा। सपोज दिस इज़ योर कॉपी, so what here your question is mentioned, what you will do is कि write the introduction, और हर जो पेपर होता है हमारा, हर जीएस पेपर, उसके इंट्रोडक्शन की डिमांड अलग होती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आप जीएस 2 के पेपर में इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हो। उसके बाद आपकी बात आती है यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद, अगर रिक्वायर्ड है तो आप कनेक्टिंग लाइन दे सकते हो। कनेक्टिंग लाइन में आप करंट अफेयर इंक्लूड कर सकते हो, यू कैन इंक्लूड एनी डेटा फैक्ट और एनी कनेक्टिंग सिग्निफिकेंस ऑल्सो related to the topic. Then you will start your first point, then second point, then third point. This is demand 1 of the question. नेक्स्ट पेज में आप करोगे क्या, नेक्स्ट पेज में ये आपका पेज 2 है, तो
तो इसमें आप मान लो डिमांड टू एड्रेस कर रहे हो तो इसमें भी वैसे ही पॉइंट वाइज पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड देन पॉइंट 3। माइंड दैट हर पॉइंट के एंडिंग में आपको वैल्यू एडिशन करना है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो, यहाँ पे आप GS2 में केस भी दे सकते हो, एनी जजमेंट भी दे सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो गिव एनी कमीशन और कमिटी रिलेटेड टू दैट टॉपिक ऑल्सो इन GS पेपर 2। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे आते हो तो उसके एंड में भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन देना है। एग्जाम्पल हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया, कोई डेटा फैक्ट हो गया, कोई केस हो गया, आर्टिकल हो गया, जजमेंट हो गया और एनी हिस्टोरिकल एक्ट, तो ये भी आप वैल्यू एडिशन के एंड में आप दे सकते हो। सेकेंड पॉइंट, हर पॉइंट के एंड में आपको वैल्यू एडिशन देना है। वैसे ही डिमांड 2 अगर आप एड्रेस करोगे तो उसमें भी हर पॉइंट के एंड पे अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो आप वैल्यू एडिशन ज़रूर से ज़रूर देने की कोशिश करो। और अगर रिक्वायर्ड हो तो फिर आप यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे आप डायग्राम भी बना सकते हो छोटा सा, और अगर मैप रिक्वायर्ड है तो मैप भी आप बना सकते हो। इफ़ रिक्वायर्ड कोई भी अगर आप एक डायग्राम पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में आप दे सकते हो, ईच क्वेश्चन में आप एक डायग्राम दे सकते हो इफ़ रिक्वायर्ड। अदरवाइज इफ़ नॉट देन यू कैन लीव ऑल्सो, बट ये फॉर्मेट होना चाहिए कि आपको इंट्रोडक्शन देना है, देन कनेक्टिंग लाइन इफ़ रिक्वायर्ड, देन ईच एंड एवरी पॉइंट के एंड में यू हैव टू डू वैल्यू एडिशन। डिमांड 2 में भी आपको ईच एंड एवरी पॉइंट के एंड में आपको देना है वैल्यू एडिशन। देन कंक्लूजन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आप कंक्लूजन लिख रहे हो तो इस कंक्लूजन आप जो यहाँ पे लिखोगे अपना कंक्लूजन, इस कंक्लूजन में आपको वे फॉरवर्ड देना है। इज़ इट वे फॉरवर्ड, या आपको कोई बेसिक कंक्लूजन देना है, या फिर कोई सोल्यूशन एड्रेस करना है, तो आपको कंक्लूजन पार्ट में ये चीज़ों की ध्यान रखनी है। साथ ही साथ आप अंडरलाइन भी करोगे, आप एनसर्कल भी करोगे अगर रिक्वायर्ड होगा कीवर्ड्स को, तो आपका आंसर एक कंप्लीट होलसम हो जाएगा। तो आज टुडे आई हैव केप्ट द वीडियो बिट शॉर्टर, थोड़ी लेंथी भी हो सकती है ये वीडियो, बट यहाँ पे मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है कि आपका जो फॉर्मेट है वो आंसर राइटिंग का वो क्या होना चाहिए और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम होलिस्टिकली और बहुत ही ज़्यादा फास्ट वे में कवर करने की कोशिश करेंगे आंसर राइटिंग को। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें गाइज़, प्लीज़ डू सपोर्ट अस। एंड अगर आपको कोई फीडबैक देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में फ्री हैं कमेंट करने के लिए, कुछ भी अगर आपको कोई फीडबैक देना हो तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।